हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ग्रेजुएट लेवल का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 5 जून 2025 से 20 जून 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 21 जून 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसमें भी जो सवाल मोस्टली रिपीट हुए थे या फिर जो बहुत ही आसान थे उसको स्किप कर दिया गया है, और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 6 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल 2 गुना कर देता है तो उसे समीर से 3 घंटे कम लगेंगे। अभय की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, इसमें हम लोग बात करेंगे अभय के बारे में। अभय क्या कर रहा है? अपना चाल 2 गुना कर देता है। यानी अभय का जो स्पीड का रेशियो है वो क्या बन जाएगा? अगर उसका प्रारंभिक स्पीड 1 यूनिट है तो वो बाद में कितना कर लेता है? 2 गुना, यानी 2 यूनिट कर लेगा। जब स्पीड का रेशियो 1 से 2 हो रहा तो इसके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 से 1 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि अभय को पहले 2 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 1 यूनिट लग रहा है, तो कितना का कमी हो गया है? 1 यूनिट का। जबकि सवाल में अगर देखें तो ये अभय को समीर से तुलना किया गया है। अभय जो है समीर से पहले 6 घंटा अधिक लेता था, ठीक है। लेकिन जब ये अपना चाल 2 गुना कर दिया तो वो समीर से 3 घंटा कम लेने लगा है। इसका मतलब टाइम में कितना का गैप हुआ? अगर समीर से अभय का तुलना करेंगे तो 6 और 3 9 घंटे का गैप आया है चाल 2 गुना करने से। जबकि यहाँ पर 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 घंटे के बराबर हो जाएगा। हमसे अभय का प्रारंभिक चाल पूछ रहा, तो अभय का प्रारंभिक टाइम भी निकालेंगे। 2 यूनिट है तो 1 का 9, तो 2 का कितना? 18, यानी 18 घंटे टाइम लगते थे अभय को पहले। और दूरी कितना कवर करता था? 162 किलोमीटर। तो चाल निकालना है तो स्पीड के लिए आपको चाहिए दूरी, जो कि है 162, और टाइम निकला है 18। तो 18 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते। 50 संख्याओं का औसत 34 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 34 और 22 को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, 50 का एवरेज कितना है? 34 है, और जो संख्या हटा रहे उसमें से एक 34 है और दूसरा क्या है? 22 है। तो एक संख्या तो 34 है जो कि एवरेज के बराबर है। इसका मतलब इसके जाने से एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एवरेज 34 का 34 रहेगा। लेकिन ये जब 22 को हटाएंगे तो फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा? वो एवरेज से कंपेयर करिए इसको, तो 34 से 22 ये 12 कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये जो संख्या है 22, ये जब ग्रुप में शामिल था तो ये सब का थोड़ा थोड़ा लेके बैठा हुआ था, टोटल 12। अगर ये चला जाएगा तो सबको वापस करेगा ये 12, तो ये 12 जो है सब में बंट जाएगा। तो 12 को हम लोग सब में बांट देंगे, और सब में बांटेंगे तो सब है कितना? टोटल 50 था, उनमें से दो संख्या निकल गया तो 48 बचा, तो 48 में हम लोग बांट देंगे इसको। तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.25, ठीक है। तो 34.25 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते। एक टेबल लैंप को 214 रुपया में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी लैंप को 146 रुपया में बेचने पर होने वाली प्रतिशत हानि के बराबर है, ठीक है। लाभ और हानि क्या है? बराबर है। 55% लाभ अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर लाभ और हानि बराबर रहे तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है वस्तु का? जितना पहले में बेच रहे थे और जितना बाद में बेच रहे हैं, इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज जोड़िए, 2 1 300, 50 10 60, तो 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकलेगा। कितना निकलेगा? 180। यानी ये जो टेबल लैंप है इसका क्रय मूल्य है 180। अब इसको बेचना है 55% लाभ के साथ, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 180 गुना 55% का अगर फ्रैक्शन लिखे तो यह होगा 11/20, यानी 20 पर 11 का प्रॉफिट चाहिए। तो सेलिंग प्राइस होगा 20 + 11, 31/20, ठीक है। 20 से इसको घटा देंगे 9 बार में, 9 गुना 31, इकाई अंक 9 आ रहा है, ठीक है। वैसे 27 आएगा फिर, तो 279 ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है।
तथा ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु हैं। यदि ए बी 30 सेंटीमीटर, बी सी 20 सेंटीमीटर, डी सी 86, ए डी 84 सेंटीमीटर है, तो ई एफ की लंबाई कितनी है? ठीक है, देखिए एक चतुर्भुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और ये चतुर्भुज कैसा बनेगा? देखिए ए बी समांतर डी सी है, यानी कि दो भुजाएं इसके समांतर है, तो एक तरह का ये समलंब चतुर्भुज बनेगा। तो वैसा ही हम लोग एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए बन गया। अब इसका नाम क्या है? पहले इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी डी, और ए बी समांतर डी सी है, तो ए बी ऊपर ले लेते हैं और सी डी यहाँ पर ले लेते हैं। ये दोनों भुजा क्या है? समांतर है। ई और एफ क्रमशः विकर्ण ए सी और बी डी के मध्य बिंदु है, तो ए से सी को मिलाएंगे तो विकर्ण होगा ए सी, और डी से बी को मिलाएंगे तो बी डी विकर्ण हुआ। इन दोनों के मध्य बिंदु में ई और एफ है। ए सी के मध्य में मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मध्य बिंदु है, इसका नाम क्या है? ई है, और बी डी का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा लगभग, तो ये है एफ। उसके बाद ए बी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है 30, और ये सब माप दिया हुआ। तो पहले ये समझिए आप कि ये जो आपका निकला है ये मध्य बिंदु दोनों ई और एफ, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ई एफ बनेगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये लंबाई क्या होता है? अगर आपको इस डायग्राम में ई एफ का वैल्यू निकालना है तो ए बी और ये नीचे वाला भुजा कौन सा है? डी सी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये ए बी का मध्य बिंदु दिया रहता यहाँ पर और बी सी का मध्य बिंदु दिया रहता और इन दोनों को मिला देते, मान लीजिए इसका नाम m है और इसका नाम n है, अगर आपसे mn का वैल्यू पूछता तो क्या करते? ए बी प्लस डी सी। ठीक है, ए बी प्लस डी सी, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप दोनों चीज़ याद रखिए। तो हमें ई एफ निकालना, तो ये वाला चीज़ यहाँ पर करना है। तो ई एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए बी है 30 और डी सी है कितना? डी सी 86 है। ठीक है, तो बड़ा 86 हुआ, तो 86 में 30 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 56। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 28 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित? ठीक है, छोटा छोटा नंबर आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो 3 का पेयर बना के डिफरेंस ले लीजिए। तो ये देखिए 3 का पेयर बनेगा तो 366 होगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका 3, तो इसके बाद 2 जीरो लगा दीजिए तो आपका 3 का पेयर बन गया। तो 366 में ये 3 माइनस होगा तो बचेगा कितना? 363। क्या ये 7 से डिविजिबल है? डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल नहीं है। उसके बाद ये भी उसी तरह से 3 का पेयर बनेगा 436, उसमें 2 माइनस करेंगे तो 434। क्या ये 7 से कटेगा? 7 6 की 42, 7 दूना 14, कट रहा है, इसका मतलब ये 7 का मल्टीपल है। ठीक है, 13 का भी इसी तरह से हम लोग 3 का पेयर बना के चेक करते हैं। आगे बढ़ते, इसका मान याद करना है। तो देखिए 3 + 3 10 स्क्वायर ए, तो 3 दोनों जगह 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 + 10 स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और बाहर है कॉट। ठीक है, कॉट है, नीचे 1 + कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ का वैल्यू हो गया कॉसेक स्क्वायर ए, और बाहर है गुना के साथ सेक ए, ये हो गया। अब आपको इसको कैलकुलेट करना, तो देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर सेक को सेक से काट दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 सेक ए, और कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक बटा सेक, तो इसको लिख देंगे कॉसेक बटा सेक। और ये देखिए कॉसेक स्क्वायर ए पहले से, तो पहले से यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसको भी कटा दीजिए, सेक तो कटेगा ही, कॉसेक से एक कॉसेक कट जाएगा तो 3 बटा कॉसेक बचा, तो 1 बटा कॉसेक क्या होता है? साइन ए। ठीक है, तो 3 साइन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गतिमान एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरी पर समान दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गतिमान 296 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी क्यू को 6.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। विपरीत दिशा में 96 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गतिमान 196 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार करने में रेलगाड़ी पी को कितना समय लगेगा? ठीक है, देखिए इस तरह के सवाल हम लोग कई बार कर चुके हैं पीछे, इसको इसलिए शामिल कर लिए ताकि रिवीजन हो जाए, आपका सवाल अच्छा है। ठीक है, तो पी के बारे में पूछ रहा, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि रेलगाड़ी जो पी है इसका लंबाई क्या है, तो वो कहाँ से निकलेगा? देखिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी और जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कितना दूरी कवर करेगी?
दोनों ट्रेन की लंबाई के योगफल के बराबर, ठीक है। और दोनों ट्रेन का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस, ये चीज़ आपको मालूम है। अब देखिए, अगर हम लोग P प्लस Q दोनों के लंबाई का योगफल निकालें तो कितना होगा, दोनों के चाल का डिफरेंस, तो 30 में 21 घटाएंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। और टाइम लग रहा है इस स्पीड से 6.5 मिनट एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो यही दूरी होगा, यानी दोनों की लंबाई का योगफल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, और टाइम जो दे रखा है 6.5 मिनट, इसको भी 60 से गुना करके क्या करेंगे, सेकंड में बदल देंगे। अब कटाइए इसको, पॉइंट के लिए 0 हटा देंगे, 9 से 2 बार में कटेगा, 2 से ये 6 को 3 बार में काट देंगे, तो टोटल कितना हो गया, 5 या 15 गुना 65, तो 15 गुना 60 करे तो 900 हुआ, उसके बाद 15 बचे 75, तो टोटल हो गया 975, ठीक है। P प्लस Q, इसमें ये 296 मीटर जो है वो किसका है, Q का है, तो यहाँ पर रख दीजिए आप, यहाँ पर 296, तो P का वैल्यू कितना मिलेगा, 296 इस तरफ घट जाएगा, तो घटने के बाद कितना बचेगा, 15 में से 6 घटा 9, और यहाँ बच गया आपका 6, 16 में से 9 घटा 7, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 2 घटा 6, यानी P की लंबाई 679 मीटर है। अब देखिए, अब क्या कर रहा है कि विपरीत दिशा में 96 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गतिमान 196 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह से पार करने में रेलगाड़ी पी को कितना समय लगेगा। अब देखिए, अब एक ट्रेन पी मान लीजिए जा रही है, और इसके विपरीत दिशा में एक ट्रेन आ रही है, इसका नाम क्या है, आर है। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों के स्पीड का योगफल, ठीक है, रिलेटिव स्पीड। और दूरी क्या कवर करेगी, दोनों अपनी लंबाई के योगफल, ठीक है, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 196 मीटर आपका ये है आर, और पी निकला है 679, तो 196 प्लस 679 टोटल दूरी हुआ। और इस दूरी को कवर करेगी किस स्पीड से, इसका है 96 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका है 30, तो दोनों को जोड़िए, 9 3 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कवर करेगा। लेकिन ऊपर वाला दूरी तो मीटर में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। इसको कैलकुलेट करिए, तो आपका जो है टाइम निकल कर आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, ठीक, ऊपर जोड़ लीजिए पहले, ये 9 6 15, तो 5 बचा 1, 9 7 16 1 17, 6 1 7 1 8, 875 हुआ। नीचे कितना होगा, 18 से काट देंगे 7 बार में, 7 बचे 35, कट रहा है ये, 5 7, 5 से ये कट जाएगा आपको 17, और यहाँ पर 5 175, 7 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25 सेकंड आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, दो द्विघात समीकरण ये और ये है, इसके एक मूल सार में है, तो k का संभावित मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, अगर दोनों मूल इसके सार होते हैं तो हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं, इनके जो कॉफिशिएंट होते हैं उनका रेशियो को इक्वल करते हैं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, उनमें जो वैल्यू हमसे पूछा जाता है बराबर करके कैलकुलेट करके दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मूल सार है, तो आपको बेसिक तरीका से बनाना होगा। उसके लिए ये समीकरण का मूल निकालिए, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए बीच वाला पद को इस तरह से तोड़ेंगे, गुना करने के बाद 6 का 6 के बराबर हो जाए, और जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 5 हो जाए, तो आप कहेंगे माइनस का 2 और माइनस का 3, जोड़ने के बाद माइनस का 5, और गुना करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका आंसर नहीं होता, तो आंसर क्या होता है, एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में 2 है तो प्लस में 2, उसी तरह 3 माइनस में तो प्लस में 3 आ जाएगा, 2 और 3 एक्स के वैल्यू हैं। एक मूल सार है, तो पहला मूल रख के इसमें चेक करिए के का वैल्यू क्या आता है, अगर ऑप्शन में होगा तो आंसर हो जाएगा। पहला मूल 2 अगर रख दें इसमें तो क्या वैल्यू बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, माइनस के का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 के होगा माइनस में, और प्लस का 6 बराबर 0, तो 8 6 14, ठीक है, 14 बराबर ये 2 के इस तरफ आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 7 बार में, क्या 7 है ऑप्शन में, क्या ऑप्शन नंबर 4 में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या आ गया, 7, ठीक है। अगर नहीं आता तो हम लोग दूसरा मूल्य ये 3 रख के चेक करके देते आंसर। आगे बढ़ते, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है तथा इसके आधार का व्यास 44 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, व्यास दे रखा है तो यहाँ से रेडियस कितना होगा, व्यास का आधा यानी 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर आपको पता है, अगर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप एल निकाल लें तो आपको एच मिल जाएगा, ठीक है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई आएगा, आर का वैल्यू देखिए कितना है 22 है,
इंटू एल बराबर कर देंगे 2684 पाई। इसको कटाइए, पाई तो दोनों तरफ कटना ही है, 22 से कट जाएगा, 22 एकम 22, 50 4 48 हुआ, 22 दूना 44, फिर से 22 दूना 44, यानी एल बराबर आ गया 122 और आर हमें पता है 22। तो आप बता सकते हैं कि एच का वैल्यू क्या होगा। ट्रिपलेट आप सोचिए, देखिए 2 से दोनों कट रहा तो इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 11, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 61, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 है 61 है, तो 11 60 और 61 का ट्रिपलेट होता है। अगर ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो आप कहीं पर नोट करके सारे ट्रिपलेट को याद कर लीजिए, ताकि ऐसे सवाल को सॉल्व करने में एकदम आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना होगा एच का, देखिए यहाँ पर 2 तो सब में 2 तो आएगा ही, 11 61 है तो यहाँ पर 60 आएगा ट्रिपलेट से, तो 60 दूना 120 जो है आपका एच का वैल्यू होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्योंकि एच आर एल ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है शंकु में। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम बना के समझ सकते हैं, मान लीजिए ये जो आपका वो शंकु है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, इसको मिला दीजिए, तो ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये ऊंचाई होता है, ये त्रिज्या होता है और ये एल होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज के जैसे रहता है। आगे बढ़ते, ए बी को एक प्रिंटर 60% की हानि पर बेचता है और बी सी को वह प्रिंटर 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने प्रिंटर इतना में खरीदा तो ए के लिए प्रिंटर की कीमत कितनी थी, ठीक है। तो मान लेंगे हम लोग ए का जो प्रिंटर का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस, वो ₹X है। अब ए जो बी को बेच रहा है उस पर कितना का यहाँ नुकसान हो रहा है, 60%, इसका फ्रैक्शन 3/5, यानी 5 पर 3 का नुकसान हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या बनेगा 5 - 3 यानी 2/5, ठीक है। उसके बाद अब ये जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके, ये बी का कॉस्ट प्राइस है, फिर बी इसे सी को बेच रहा है 25% के लाभ पर, 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 पर 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा 5/4। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो बनेगा सी का कॉस्ट प्राइस, और सी जो है खरीद रहा है 89,569 में, तो इसको बराबर कर देंगे 89,569 के, ठीक है। अब इसको कटाइए, देखिए 5 तो कटेगा ही, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 गुना इतना करना, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा 2 × 18, इकाई अंक 8 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2970 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास 70 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। देखिए सिंपल सा सवाल है, आपके पास ये कर्व सरफेस एरिया पता है आपको और संपूर्ण आपसे पूछा जा रहा है, तो शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है πr/l। अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया में आधार का क्षेत्रफल जोड़ दें यानी πr², तो क्या हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, कर्व सरफेस एरिया दिया है 2970, उसमें प्लस कर दीजिए आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए व्यास है 70, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी वृत्त का त्रिज्या 7 है तो उसका एरिया कितना होता है 154 होता है, ठीक है। अगर त्रिज्या यहाँ पर 35 दिया है तो क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए 7 से 35 5 गुना, तो एरिया को 5 गुना कर देंगे क्या, नहीं, ये जो जितना गुना हो रहा है उसके स्क्वायर में, तो यहाँ पर 25 गुना हो जाएगा, तो 25 गुना 154 जो है इसका एरिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए, तो इकाई अंक सबका अलग अलग दे रखा है, आप कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो इकाई अंक से आंसर लगाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट समझने के लिए करिए, आंसर आपको एग्जाम में इकाई अंक से ही लगाना है। तो ये देखिए 5 चौके 20, इकाई अंक 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 है, तो कुल मिला के इकाई अंक 0 वाला जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 86 गुना 104 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इकाई अंक सबका 1 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीपल चेक करेंगे। देखिए 104 क्या है 13 गुना 8, 13 × 104 होता है, तो 8 का मल्टीपल आंसर होगा। ये देखिए 8 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या 8 का मल्टीपल क्या होता है कि आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 44 है, 8 से नहीं कट रहा है, यहाँ पर 954 है, ये 8 से नहीं कट रहा है, ठीक है, और ये 934 ये भी 8 से नहीं कट रहा है, तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, गोविंद ने 4% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में कुछ धनराशि निवेश की। यदि 2 वर्ष बाद गोविंद को वार्षिक रूप से संचित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 280.5 रुपये प्राप्त होते हैं, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है।
देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 280.5 और साधारण ब्याज उसी अवधि का पूछ रहा है। क्या कभी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से ज़्यादा हो सकता है एक ही अवधि में? नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 290 है, जो कि इससे ज़्यादा है, आंसर नहीं होगा। और 285 भी आंसर नहीं होगा। अब बचा आपके पास दो ऑप्शन। अब आप यहाँ पर एक तरीका है कि ऑप्शन से कैलकुलेट कर लीजिए, प्रत्येक साल का निकाल लीजिए 2 से डिवाइड करके, फिर एक साल का चक्रवृद्धि आगे जोड़ दीजिए, ठीक है, ब्याज। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए 280.5 कहाँ पर है। और इसको बनाने का जो प्रॉपर तरीका वो क्या है, 4% का रेट है तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, 4+4+4 गुना 4/100% सक्सेसिव फार्मूला से। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 8.16%। ये परसेंटेज में ब्याज है, जबकि रुपया में ब्याज है 280.5। तो इतना परसेंट का वैल्यू ये हो जाएगा। साधारण ब्याज पूछ रहा तो 4% की दर से 2 वर्ष में 4 दूना 8% का ब्याज होगा, तो 8% का हम लोग निकाल देंगे। हटाएंगे इसको, देखिए पॉइंट का ध्यान रखना आपको, ऊपर एक अंक के पहले नीचे 2 अंक के पहले, तो दोनों पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे, क्योंकि नीचे 2 अंक के पहले पॉइंट था। अब इसको कैलकुलेट करिए, 8 से कट जाएगा, 8 एक 8, 8 दूना 16, 17 से कट रहा तो ऊपर भी कटेगा, 17 छाके 17 एक 17, 110 हुआ, 17 छाके 17 पच्चे, ठीक है। और यहाँ पर काट देंगे 3 से 2 बार में, 3 से 55 बार में, 2 से 5 बार में, तो 55 गुना 5 कुल मिला के 275 रुपया इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। यदि 5x + 4y 12 है, xy 2 है, तो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यही वैल्यू के क्यूब में आपसे मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उसका मान 12 का मल्टीपल जरूर होगा। तो चेक कर लेंगे ऑप्शन, ये 12 का मल्टीपल है तो 4 का और 3 का भी होना चाहिए, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं, हटा देंगे। ये है, ये नहीं है 4 का मल्टीपल, ये है, लेकिन ये 8 से 14 2 16, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 केवल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो फार्मूला लगा देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यानी 5x + 4y हो जाएगा, ठीक है। 5x + 4y इसका क्यूब माइनस का 3ab, यानी 3 इंटू 5x टू 4y इंटू ए प्लस बी, यानी कि 5x + 4y, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, ये 12 आएगा, 12 का क्यूब माइनस 3 5 15 चौके 60, उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू 2 है तो 2 आ जाएगा, और इसका वैल्यू देखिए 12 है तो 12 आ जाएगा, ठीक है। आप क्यूब करके घटा सकते, नहीं तो 12 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस इधर 60 दूना 120, तो कुल मिला के 12 गुना इसको घटाइए तो 24, ये हो जाएगा 288 गुना करने के बाद, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, इसी के साथ हम लोग पहला शिफ्ट के जो रिपीटेड सवाल नहीं थे, नए थे, वो कर लिए। अब इसका दूसरा शिफ्ट शुरू करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि ए बी सी डी के बीच इस अनुपात में बांटी जानी है, यदि सी को बी से 196 रुपया अधिक मिले तो ए का मान कितना है, ठीक है। मतलब ए का धनराशि कितना है वही पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि सी को बी से इतना अधिक मिला, सी कौन सा है, सी है तीसरा वाला ये, और बी है दूसरा वाला 7, यानी 7 और 11 का डिफरेंस 4 यूनिट, जबकि रुपया में कितना का डिफरेंस है 196 का। हमसे पूछा जा रहा है ए का कितना है 14, तो 14 का निकाल दीजिए, 4 का 96 तो 14 का कितना, आप इसको देख लीजिए, 4 चौके 16, 4 नंबर 36, 49 गुना है तो इसको भी 49 गुना करेंगे, 9 चौके 36, इकाई 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, 100 मीटर और 500 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेनें एक ही दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। पीछे से आ रही तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको पता है, हमेशा आपको बताते हैं, जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ठीक है, तो कितनी दूरी कवर करेगी, वो अपने लंबाई के योगफल के बराबर दूरी कवर करेगी। और दोनों ट्रेन जब एक ही दिशा में जा रही है तो उसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों के स्पीड का डिफरेंस, ये चीज़ आपको पता है। तो वहाँ पर देखेंगे दोनों की लंबाई कितना, 100 और 500, तो टोटल दूरी 600 मीटर हो जाएगा दोनों को जोड़ के। और दोनों का चाल क्या होगा, डिफरेंस लेना है आपको, दोनों एक ही दिशा में जा रहा, तो 100 और 110 का डिफरेंस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, लेकिन यूनिट आपको सेम करना है, यहाँ यूनिट मीटर में है, जबकि ये जो स्पीड आया है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम लोग 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे।
तो ये जो कैलकुलेट करेंगे ये वाला टाइम आएगा आपका सेकेंड में, लेकिन मिनट में पूछ रहा तो आगे क्या करना होगा, 60 से डिवाइड करना होगा, तो बाद में कर देंगे, पहले इसको कैलकुलेट लें। ये हो गया 50, 50 से कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में, ठीक है। और 18 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, कुल मिला के इसको 12 गुना 18 लिखेंगे। ये सेकेंड में है तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं तो मिनट में आ जाएगा 12 पंचे 60, 5 से 18 को डिवाइड करिए, 5 दिया 15, 5 छः के 30, यानी 3.6 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए एंगल का आप कोई भी वैल्यू रख करके यहाँ पर कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं, किसी भी एंगल पे आंसर यही आएगा जो इसका सही आंसर है, ठीक है। और इसको प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, लिखेंगे 7 सेके और ये वैल्यू है 1 प्लस साइन ए, और ये जो कोष्टक के अंदर है सेक ए माइनस 10 है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 माइनस साइन ए बटा कॉस, ठीक है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिख के आपको समझा देते हैं। सेक को आप 1 बटा कॉस ए लिखेंगे, उसके बाद माइनस 10 को साइन ए बटा कॉस ए, और लास्ट में माइनस का 4। ये देखिए कितना हो गया, दोनों जगह कॉस है नीचे में तो ऊपर 1 माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन है, तो कुल मिला के ऊपर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। लिखते हैं शुरू से 7 सेक है, और यहाँ हो गया था क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो आप उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, नीचे सिर्फ कॉस से आएगा, उसके बाद माइनस का 4। अब कटा दीजिए, देखिए कॉस से कॉस कट जाएगा और कॉस इंटू सेक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 7 यहाँ 4 यहाँ, तो 7 में से 4 घटा 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, अरे यदि x प्लस 1 बटा एक्स 11 है तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कैलकुलेट करिए इसको, अगर हम लोग x से ऊपर डिवाइड कर दे दोनों को, यानी इसको अलग कर लें, तो ये x से x को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 को x से डिवाइड करेंगे तो 1 बटा एक्स होगा, बराबर 11 है। एक इस तरफ जाके घट जाएगा तो 1 बटा एक्स का वैल्यू कितना होगा, 11 माइनस 1 10 होगा, ठीक है। अब हमसे ये वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, इसको भी उसी तरह डिवाइड कर दिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, प्लस ये जब डिवाइड करेंगे तो 1 बटा एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ से जो वैल्यू निकाले हैं वो रखेंगे, तो 1 प्लस और 1 बटा एक्स का 10 है तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा यहाँ पर, 100 प्लस 1 101 इसका आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब या तो इसको आंसर सेट करने में दिक्कत हो गया, ये गलती हो गया, नहीं तो क्वेश्चन गलत सेट किया। अगर ये आंसर 119 है तो क्वेश्चन ये सेट कर रहा होगा x प्लस 1 बाय एक्स बराबर 11, तो आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इसके लिए क्या करते हैं, पावर 1 से पावर 2 में जाना है तो इसका स्क्वायर माइनस 2, तो 11 का स्क्वायर 121, उसमें माइनस 2 करेंगे तो 119 यहाँ से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर ये पूछता तब जाके आंसर 119 होता, लेकिन इसने ये पूछा तो इस केस में आंसर 101 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, अरे नंदन के पास कुछ कंचे हैं, ठीक है। जब उसने कंचों को 32 बच्चों में बराबर बांट दिए तो उसने पाया कि 4 कंचे शेष बच गए, ठीक है। लिखते हैं इसको, देखिए अगर वो 32 कंचे बांट रहा है तो शेष कितना बच रहा है, 4 कंचे। उसके बाद यदि उसने कंचों को 41 बच्चों और 48 बच्चों में बराबर बांटा होता तो भी उसके पास क्रमशः 13 और 20 कंचे बचते, यानी 41 बच्चा में बांटेगा तो 13 कंचा बचेगा, तो 13 यहाँ पर जो बचा वो लिख दिया। और 48 बच्चों में जब वो बांट रहा था तो उसके पास कितने बच रहे थे, 20, तो यहाँ पर 20 बच रहे हैं। और 53 बच्चों में जब वो बांटता है तो कोई भी कंचा शेष नहीं बचता, यानी आंसर जो भी होगा वो 53 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो देखिए ये लैंग्वेज के रूप में आपके सामने रखा है, जबकि इसमें एलसीएम का क्वेश्चन है। ये कहने का मतलब ये कि वो बड़ी से बड़ी संख्या आपसे ये पूछ रहा है जिसको इन सब से डिवाइड करने के बाद क्रमशः ये शेषफल बचता है, ठीक है। तो वो बड़ी से बड़ी नंबर आपसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, और एक बात, वो बड़ी से बड़ी नंबर वो 53 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ऐसा लैंग्वेज में एलसीएम और एचसीएफ का सवाल बनता है। तो वही सवाल यहाँ पर दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये n का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इन तीनों का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो इसको घटा लीजिए, 32 में 4 घटा 28, यहाँ पर 41 में 13 घटा 28, और यहाँ पर 48 में 20 घटेगा 28, यानी सब का डिफरेंस क्या है, 28 है। तो वो जो नंबर होगा बड़ी से बड़ी संख्या जिसको इन सबसे भाग करने पर क्रमशः ये शेषफल बचता है, वो होगा एलसीएम ऑफ किसका, 32, 41, 48 का, उसके बाद ये जो
28 आया है वो माइनस, ठीक है, ये बराबर का अंतर। तो ये वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है, लेकिन वो 53 का मल्टीपल भी होना चाहिए। इसका मतलब इसको एक आपको यहाँ पर के इसका मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेट करिए। तो देखिए कैलकुलेट जब हम लोग इसको करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 32, 41, 48 का एलसीएम। तो 48 मानेंगे, ये जो है एलसीएम है इसका, ठीक है, सबसे बड़ी नंबर। अगर 41 का देखें तो इसमें कुछ नहीं, तो 41 का पूरा आएगा। और 32 का क्या है 48 में, 16 है, 2 नहीं है तो 2 से गुना कर देंगे। तो ये एलसीएम है और ये इसका मल्टीप्लायर होगा, क्योंकि ये 53 का मल्टीपल होना चाहिए, और माइनस का 28। अब इसको गुना करिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 48 दूना 96 गुना 41 करना है। तो 41 गुना 96 करना है तो कितना होगा, 6 का 6 और 6 चौके 24, 24 9 33 का 3 बचा 3, 9 चौके 36, 3 39, यानी 3936 हो गया। और ये के का मल्टीपल होना चाहिए, अब माइनस का 28, ये आपका आंसर होगा। देखिए 3900 तो आ गया लगभग, और आंसर जो दे रखा है वो इस तरह से है, यानी इसका 2 गुना। अगर के का वैल्यू आप 2 लेते हैं यहाँ पर, तब जाके जो है इसके आसपास पहुँचेंगे, तो 2 वैल्यू के का एकदम यहाँ पर पॉसिबल है। तो 2 लेंगे तो 2 से गुना हो जाएगा। तो ये 39 दूना 78, यहाँ 36 दूना 72, यानी ये हो जाएगा यहाँ पर 78 और 72, उसमें माइनस करेंगे 28। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया, 7800। 72 में 28 घटाएंगे तो 52 में 8 घटाइए, यह आ जाएगा कितना, 44। तो 78 44 आंसर होगा। वो किस ऑप्शन के बीच में है, यहाँ देखिए 78 34, 78 54, इन दोनों के बीच में है 78 44, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 घंटे में कार की औसत चाल कितनी है। देखिए एक एक घंटा में ये दूरी कवर कर रहा है, तो एक घंटा में 60 किलोमीटर हो गया, दूसरा घंटा में एक घंटा जो चलेगा वो 80 किलोमीटर, और तीसरा घंटा में जो एक घंटा चलेगा वो 100 किलोमीटर। टोटल दूरी यही हो जाएगा, जोड़िए, इधर हो गया 140 प्लस 100, 240 टोटल दूरी हो गया। टाइम कितना हो गया टोटल, 3 घंटा। तो 3 से डिवाइड कर दिए तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। आगे बढ़ते, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 83 है तो इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। ये पावर 2 से पावर 3 में जाएंगे तो डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, पहले पावर 1 आपको निकालना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, ये 83 में या तो -2 करिए या +2 करिए, और -2 +2 करने के बाद आपको देखना होगा कि यहाँ पर एक स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। अगर आप -2 कर रहे हैं तो x माइनस 1/x का वैल्यू आएगा। अगर +2 करने के बाद स्क्वायर बन रहा है तो x प्लस 1/x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ -2 करने के बाद 81 बनेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 81 का वर्गमूल 9। अब आपको पावर 3 में जाना है, यानी दोनों तरफ क्यूब करना है। क्या होता है, क्या क्यूब प्लस 3 के, यानी 9 का क्यूब हो जाएगा प्लस का 3 गुना 9। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 729 प्लस 27, 756। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ए बी और सी का औसत वजन 45 केजी है। यदि ए और बी का औसत वजन 37 केजी तथा बी और सी का औसत वजन 47 केजी है, तो बी का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है। आसान सवाल है, बेसिक तरीका से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ए और बी का एवरेज इतना है, अगर ए प्लस बी निकालें यानी दोनों का योगफल, तो कितना होगा, 37 को 2 से गुना करना होगा क्योंकि 2 लोग हैं, तो हो जाएगा 74 केजी, ठीक है। प्लस बी और सी का एवरेज है 47, तो इसका टोटल कितना होगा, 47 दूना 94, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 7 16, यानी 168 केजी। ये जो 168 केजी आया है दोनों को जोड़ के, इसमें क्या कौन सब शामिल है, ए शामिल है और बी जो है वो 2 बार शामिल है। आप देख सकते हैं बी यहाँ भी है, इसमें भी, और इसमें भी है बी, यानी बी 2 बार शामिल है इसमें। अगर हम लोग यहाँ पर ए बी सी तीनों का टोटल वजन निकाले तो कितना होगा, 45 गुना, 3 लोग हैं तो 3 से गुना करेंगे 135, और इसमें बी एक बार है, एक बार ए है, एक बार सी है, जबकि इसमें ए एक बार, बी 2 बार है और सी एक बार है। तो कुल मिला के इसमें जो है इसमें माइनस कर देंगे ये, तो आपका बी का वैल्यू आएगा, कितना आएगा, घटाइए 33। तो 33 केजी जो है बी का वजन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित को सरल करना है तो कर लेते हैं। देखिए 9 दूना 18, तो 20/9 ये हो गया, गुना 3 दूना 6, तो 8/3, गुना 567, प्लस ये है 8 चौके 32, 3 35/4, ठीक है।
तो यहाँ पर कटाइए 9 से 9 छः के 54, 9 27, 3 से ये 21 बार में, यानी ये जो है करने के बाद पूर्णांक आएगा। पॉइंट सिर्फ यहाँ से आना है, ठीक है। ये 35/4 से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4 अट्ठे 32, उसके बाद कितना बच गया 3, तो ये 75 आ जाएगा। तो लास्ट में 75 आना चाहिए पॉइंट के बाद, यहाँ पर है केवल, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप पूरा कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते, यदि अल्फा और बीटा समीकरण ये है, इसके मूल, तो इसका मान ज्ञात करना। देखिए अल्फा और बीटा इसके मूल है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। क्या होगा, माइनस का बी बट्टा है, और बी है कितना, एक्स का गुणांक -1, और माइनस फार्मूला भी होता है, तो कुल मिला के +1 आएगा अल्फा प्लस बीटा। अगर हम लोग अल्फा बीटा निकालें तो क्या होगा, सी बट्टा है, सी कितना है -6, तो यहाँ जाएगा -6। कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी 1 है, ए बी आपके पास दिया है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू -6 ले लीजिए, बराबर इस तरफ 1 का स्क्वायर 1, तो कुल मिला के अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 6 दूना 12, माइनस में इस तरफ जाके जुट जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर से इसका स्क्वायर करिए तो क्या बनेगा, अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, और उसके बाद प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू -6, इसका स्क्वायर में दीजिए, यहाँ पर 36 आ जाएगा, बराबर 13। ये 13 का स्क्वायर 169, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, दोनों तरफ जो है स्क्वायर किए हैं, और यहाँ पर भी दोनों तरफ स्क्वायर किए थे। तो ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, ये गुना करके इस तरफ जाके घटा देंगे, यानी कि 169 माइनस 36 दूना 72, तो ये आ जाएगा आपको 97। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण की माप 124 है, प्रत्येक आधार कोण की माप ज्ञात कीजिए। क्या होगा, 180 में 124 माइनस कर दीजिए, 56 आएगा, 56 को 2 बराबर भाग में बांट दीजिए, 28 28 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज जो है कैसा समद्विबाहु है, आपको डायग्राम से भी समझा देते हैं। ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, और शीर्ष कोण जो है 124 डिग्री है, और ये दोनों भुजा बराबर है, क्योंकि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज कर रहा है। अगर ये 124 से बाकी दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 56 होगा, जिसमें ये 28, ये 28 हो जाएगा, आधा आधा बांट देंगे। आगे बढ़ते, दी गई आकृति में ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं तथा पी क्यू एक तिर्यकछेदी रेखा है, तो पी एम बी का माप ज्ञात करना। कहाँ पर है, पी एम बी, ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए थीटा है। अब देखिए ये एंगल आपके पास पता है 50 डिग्री है, अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 ही होगा, संगत कोण से, क्योंकि ये दोनों रेखा यानी सी डी और ए बी समांतर है, तो संगत कोण से ये और ये बराबर होगा। तो ये 50 है तो ये भी 50, तो ये कितना होगा, आप जानते हैं कि ये दोनों रेखी कोण हो गया, और दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 दोनों का योगफल, जिसमें ये 50 आपके पास है, तो 50 घटा देंगे तो दूसरा कोण निकल जाएगा कितना, 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, एक खोखला गोलाकार कोष 28 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। खोल कोष अनुमानित वजन कितना है, और पाई का वैल्यू लेना है 22/7, ठीक है। तो 7 से ये 28 तो कट ही जाएगा, 22 रह जाएगा, यानी 11 का मल्टीपल इसका आंसर होगा। तो 7 8 15 1 16, उसमें 5 घटाएंगे तो 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 9 5 14 5, ये भी नहीं है। इस तरह से आप लोग मल्टीपल चेक करके आंसर आराम से लगा सकते हैं। अगर आपको बनाना है तो क्या है, ये गोला है, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू आर का क्यूब। ये खोखला गोला है, इसलिए इसको 2 त्रिज्या दिया गया, आंतरिक और बाह्य। तो बाह्य का क्यूब करेंगे, यानी 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, उसमें माइनस कर देंगे अंतः त्रिज्या का क्यूब, यानी 2 का क्यूब 8। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आएगा वो ग्राम में आएगा। आगे कह रहा है कि केजी में ज्ञात कीजिए, जो भी कैलकुलेट करने के बाद आएगा उसको 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए। आगे बढ़ते, यदि एक घनाभ की लंबाई ये, चौड़ाई ये है, आयतन ये है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच। लंबाई 33 है, बी कितना 4 है, एच आपसे पूछा जा रहा है, बराबर कर दीजिए 75 24। तो 33 है, 4 है, 11 से 3 बार में, 11 से 6 और 8, उसके बाद 4,
4 तिया 12 हुआ तो 12 से काटेंगे इसको, 12 पंजे 60, 12 सत्तर 84, तो एच का वैल्यू कितना हो गया 57। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, इसके साथ ही हम लोग सेकेंड शिफ्ट के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल थे वो कंप्लीट कर लिए। अब इसका तीसरा शिफ्ट शुरू करते हैं। कह रहा त्रिघात समीकरण ये है, एक समय में लिए गए दो मूलों के गुणनफल का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये त्रिघात समीकरण यानी क्यूबिक इक्वेशन है, तो इनके 3 मूल होंगे। मान लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अगर इनके ये तीनों मूल हैं तो आपसे क्या पूछ रहा है, लिए गए दो मूलों के गुणनफल का योग, यानी एक बार ये दोनों मूल लेंगे तो अल्फा बीटा, प्लस एक बार ये दोनों यानी बीटा और गामा, प्लस एक बार ये दोनों गामा और अल्फा, इनका योग आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, सी बट्टा ए। तो सी इसका कौन सा होगा, तीसरा ये जो है एक्स का गुणांक 4 और ए एक्स क्यूब का गुणांक 1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 4 बट्टा 1। 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपसे इससे पहले कई बार पूछा है कि इनके मूलों का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बट्टा ए। और इनके मूलों का गुणनफल याद रखिए, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी बट्टा ए होता है। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखें और इसे भी। आगे बढ़ते, दो नल एक्स और वाई एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल खुले हैं तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है लीकेज का टाइम। तो सबसे पहले लीकेज का क्या निकालना होगा, इफ़िशियंसी। ठीक है, तो देखते हैं एक्स भरता 12 घंटे में और वाई जो है वो इसे भरता है 24 घंटे में। तो मान लेते हैं टैंकी का टोटल कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम 24 यूनिट, 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे 1 है। ठीक है, अगर हम लोग देखें केवल एक्स और वाई काम करेगा यानी एक्स प्लस वाई, तो टैंक को कितना देर में भरेगा, टैंक का कैपेसिटी 24 है और दोनों का एफिशिएंसी 2 + 1 3 है, तो डिवाइड कर देंगे तो 8 घंटा इन दोनों को भरने में लग रहा है। लेकिन साथ में ये लीकेज हो जाता है जिसके कारण इसको 30 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्स प्लस वाई के द्वारा ये 30 मिनट, जिसको आप आधा घंटा बोल सकते हैं क्योंकि डेटा घंटा में तो 1/2 घंटा लिखेंगे, तो इन दोनों के द्वारा आधा घंटा में किया गया काम, लीकेज को मान लीजिए जेड है, तो लीकेज का कितने देर का किया गया काम बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई जब साथ में काम करता है तो 8 घंटा लगता है, लेकिन लीकेज के कारण 8.5 घंटा यहाँ पर इसको लग रहा है। तो लीकेज 8.5 घंटा तक काम किया है, तो लीकेज का 8.5 घंटा, जिसको आप बोल सकते हैं 8 दूना 16 1 17/2 घंटे का काम बराबर होगा। ठीक है, इन्हीं लीकेज के कारण एक्स प्लस वाई को 30 मिनट अधिक काम करना पड़ा है। तो दोनों का काम बराबर हो गया। अब यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू रख के जेड का वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्स का 2 है, वाई का 1 है, तो 2 1 3 इधर, यानी 3/2 हो जाएगा बराबर 17/2 हो जाएगा गुना जेड। तो 2 कट जाएगा तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/17। अब जेड को करना है टोटल वर्क, तो क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, ये टाइम कितना हो जाएगा जेड का, तो टोटल वर्क है 24 और जेड का एफिशिएंसी आया 3/17, तो 3 नीचे रहेगा 17 ऊपर चला जाएगा। 3 से 8 बार में 17 8 136 घंटा जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, जब किसी संख्या के 1/3 में 10 की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 65 होता है। मूल संख्या के अंकों का योग याद कीजिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए संख्या x है, तो x का 1/3 यानी 3, उसमें 10 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हो गया 65। तो x का वैल्यू क्या होगा, 10 जाके घट जाएगा 55, ये 3 जाके गुना हो जाएगा, तो कुल मिला के 55 गुना 3 इसका आंसर होगा। तो गुना करिए, ये हो जाएगा 165। इनके अंकों का योगफल पूछ रहा, तो 6 1 7 5 12, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, 10 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज खींचे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये सवाल है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि बहुभुज में टोटल कितने भुजाएं होते हैं 10, और आपसे पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज बनाए जाएंगे, यानी 10 भुजा है और 3 भुजा का त्रिभुज बनेगा। तो कॉम्बिनेशन किस पर लगेगा, 10 और 3 पर। आप शीर्ष को भी देख सकते हैं, 10 भुज है तो 10 शीर्ष होंगे, त्रिभुज बना रहे हैं 3 शीर्ष होंगे, तो इस पर भी कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ के आप बना लीजिए।
तो 10 का कम्बिनेशन बनाना है 3 3 का, ठीक है, यानी 10 में 3 3 का कम्बिनेशन बनाना है आपको। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, हम पहले आपको कई बार बताएं क्या होता है। NCR बराबर हो जाता है n का फैक्टोरियल और नीचे r का फैक्टोरियल, उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो ऊपर तो आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा r यानी 3 का फैक्टोरियल, उसके बाद कोष्टक में 10 माइनस 3 7 का फैक्टोरियल। कैलकुलेट करेंगे 10 का फैक्टोरियल मतलब 10 गुना 9 गुना 8, इसी तरह से गुना करते जाएंगे 1 तक। तो इसको लिखेंगे 10 गुना 9 गुना 8, उसके बाद 7 का फैक्टोरियल, क्योंकि आगे फिर 7 6 5 इस तरह से गुना होगा, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ताकि नीचे से ये 7 का फैक्टोरियल कट जाए, ठीक है। तो नीचे हो गया 3 का फैक्टोरियल गुना 7 का फैक्टोरियल, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। और 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुना 2 गुना 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 6। तो 6 से आप काट दीजिए, 3 से 3 बार में, 3 से ये 3 बार में, और ये 3 से 2 बार में कटेगा, ठीक है। 2 से ये काट दीजिए 4 बार में, तो 4 तिया 12 गुना 10 120 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते। एक घंटे में एक नाव धारा की दिशा में 47 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल, आपको कई बार बताया है। डाउन स्ट्रीम का स्पीड है, अप स्ट्रीम का स्पीड है। हमें धारा की चाल यानी वाई निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 47 में 19 घटा दीजिए, कितना बचेगा? ये बचेगा 28। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। अगर शांत जल में 9 की चाल पूछता तो क्या होता? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते, यानी 47 प्लस 19/2, ये आपका आंसर होता। आगे बढ़ते। यदि x प्लस 1/x√5 है तो इसका मान ज्ञात करना है, यानी पावर 1 से पावर 4 जाना है। तो पहले हम लोग पावर 2 पे जाएंगे, यानी x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? क्या होता है? k² - 2, यानी √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और -2 करेंगे तो 3 इसका वैल्यू आएगा। अब इस फिर स्क्वायर करना, यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो फिर से ये 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, उसमें 2 माइनस करेंगे तो 7 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते। एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, और इस प्रकार उसे 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ कार से जाता है तो उसे 5 घंटे कम लगता है। दोनों तरफ पैदल चलने में उसे कितना समय लग रहा है? देखिए, एक बार पैदल जाने का, एक बार कार से आने का टाइम है 8.25 घंटे, और हमसे पूछा जा रहा है दोनों तरफ पैदल जाने में उसे कितना समय लगेगा, और ये भी कह रहा है कि अगर वो दोनों तरफ कार से जा रहा है तो उसको 5 घंटा कम लग रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए कि ये पैदल जाता है, फुट एफ समय लगता है, और कार से वो वापस आता है तो सी समय लगता है। तो दोनों टाइम जोड़ के कितना होना चाहिए? 8 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो तरफा यहाँ दिया है, ये देखिए 2 तरफा कार का दिया है, 2 तरफा पैदल से पूछा जा रहा है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए आप, ठीक है। यानी 2 बार पैदल जाएगा, 2 बार कार से आएगा, तो कितना टाइम लगेगा? 8 घंटा 15 मिनट का 2 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 16 घंटा 30 मिनट। अब देखिए दोनों तरफ जब कार से जाता है यानी कि 2C, तो वो उसे 5 घंटा कम लगता है। तो पहले लग रहा था 8 घंटा 15 मिनट, 5 घंटा कम लगेगा तो 3 घंटा 15 मिनट का यहाँ पर टाइम इसको लगता है। आपको निकालना है कि दोनों तरफ पैदल का, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें अगर आप घटा देंगे तो ये कट जाएगा, और इसमें टाइम घटा दीजिए, 16 में से 3 घटा 13 आवर, और इधर 30 में से 15 घटा 15 मिनट। तो ये आ गया 2F, यानी कि 2 बार जब पैदल जाएगा तो इतना टाइम उसको लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। आगे बढ़ते। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। यदि इसकी ऊंचाई 53 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। रिपीटेड सवाल है, शामिल कर लिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और आपको एक चीज़ ध्यान देना, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण का आधा रहता है तो ये जो ऊंचाई है यही रेडियस भी होता है। ये आप नोट करके रख लीजिए, तो 53 ही इसका आंसर हो जाएगा। त्रिज्या हमसे पूछा जा रहा है, आपको निकालना है। तो वक्र और संपूर्ण का क्या रेशियो होता है? H/R+H। ये जो वक्र है संपूर्ण का आधा है, तो संपूर्ण 2 मान ले तो वक्र 1 होगा। तो आप देख रहे हैं कि h का वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी 1 आएगा, तो यहाँ पर 2 है, तो r का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1, तब जाके 1 + 1 2 बनेगा, यानी ये दोनों बराबर होगा। तो ये h जो है 53 है, तो r भी 53 होगा। आगे बढ़ते। इसका मान ज्ञात करना है, तो देख लेंगे, इकाई अंक सबका सेम है। ये 111 क्या है? 37 × 3, तो 3 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए।
ये 3 का मल्टीपल है, ये 3, ये 9, 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। पहली संख्या याद कीजिए। मान लीजिए 3 नंबर है A B C। इसमें देखिए पहली जो है दूसरी पर है, दूसरी जो है तीसरी पर, तो मान लेंगे तीसरी संख्या 1 यूनिट का, दूसरी कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना है तो 2 यूनिट, और पहली कितना हो जाएगा, ये दूसरी का 2 गुना है तो ये हो जाएगा 2 का 2 गुना 4। इस रेशियो में संख्या है। अगर तीनों का औसत निकालें, योग निकाल लीजिए, ठीक है। 4 2 6 1 7 यूनिट आएगा योगफल। जबकि यहाँ पर योगफल कितना होगा, 3 का एवरेज 154 है तो योगफल हो जाएगा 154 गुना 3, ठीक है। 7 से ये 22 बार में गुना 3 66, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 66। आपसे क्या पूछ रहा है, पहली संख्या जो कि है 4 यूनिट, 4 का वैल्यू निकाल देंगे। 1 का 66 है तो 4 का कितना होगा, 4 गुना 66, इकाई अंक 4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ये 4 में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसका मान याद करना है। देखिए 2 cos कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 cos A बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन बचेगा, तो यहाँ का वैल्यू 1 प्लस साइन ए, उसी तरह से यहाँ का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। गुना 3, ये देखिए सेक स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए रूट के अंदर है तो रूट के बाहर क्या आएगा, 10 ए आएगा, 10 स्क्वायर का वर्गमूल। तो 2 cos ए, ये देखिए साइन कट जाएगा, माइनस प्लस में है, 1 1 2 हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए, और गुना यहाँ पर 3 10 ए है, ठीक है। तो रहने देंगे 3 इंटू 10 ए। अब cos से एक cos काट देंगे, 2 दूना 4 तिया 12 आएगा। उसके बाद 1 बटा कॉस हुआ यहाँ पर, उसको आप क्या बोल सकते हैं, सेक, तो सेक ए और 10 ए पहले से यहाँ पर है, तो ये आपका फाइनली आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते, 9 12 और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 9 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार बने शंकु का आयतन याद कीजिए, ठीक है। देखिए ये 9 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाया जा रहा है, तो ये इसका ऊंचाई रहेगा, शंकु का ऊंचाई। तो पहले आप ट्रायंगल एक बना लीजिए समझने के लिए। इस तरह का ये ट्रायंगल होगा जो ये कह रहा है, इसमें 9 इसका ऊंचाई होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा 15 इसका कर्ण हो जाएगा ये, और ये जो 12 है वो आधार हो जाएगा, जो शंकु का त्रिज्या बनेगा। अगर इसको यहाँ पर इस बिंदु पर और इस बिंदु पर पकड़ करके घुमाया जाएगा चारों तरफ, तो किस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह से ये घूमते हुए जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ये आपको दिखेगा शंकु के जैसे, ठीक है। तो शंकु के जैसे दिख रहा है, तो ये 12 क्या हो गया, त्रिज्या, और ये 9 क्या हो गया, ऊंचाई, और ये L हो गया। आपसे शंकु का आयतन ही पूछ रहा है, फॉर्मूला लगा देंगे। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 दे देंगे, इंटू एच जो कि है 9। 3 से कट जाएगा 3 बार में, 144 दिया 420 प्लस 12 432 और पाई आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते, तो ये लास्ट सवाल था। इसी के साथ हम लोग 21 जून 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए, और ऐसे सवाल इसमें थे जो रिपीट नहीं हुए थे, और रिपीट हुए भी थे तो वो इम्पोर्टेंट थे, इसलिए उसको शामिल कर लिए, ठीक है। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।